गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, सर्वाइकल वर्टेब्रा में लैटरल व्यू करते समय जो हमारा फ्लेक्शन और साथ में जो एक्सटेंशन व्यू होता है उसे कैसे करते हैं और आखिर करते क्यों हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इसके इंट्रो के बारे में कि यानी कि जो हमारे सामने फ्लेक्शन और एक्सटेंशन व्यू को हम कंप्लीट कर रहे हैं तो हमारा किस बेस पे करवाया जाता है। तो जो हमारे सामने लैटरल का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन व्यू है, इसे हम एक सर्वाइकल स्पाइन के मानते हैं। जैसे कि हमारे सामने जो सर्वाइकल स्पाइन है C1 से लेके C7 तक, इसी के हमारे सामने एक फ्लेक्शन करवाया जाता है, जो कि फर्स्ट इमेज हमारी फ्लेक्शन की है, और जो दूसरा इमेज करवाया जाता है वो एक्सटेंशन करवाया जाता है, यानी कि सेकेंड वाली इमेज, जिसमें हमारे नेक को एक मतलब अंदर की ओर फ्लेक्शन करा जाता है और इसमें बाहर की ओर एक्सटेंशन करा जाता है। तो ये हमारा एक हो गया फ्लेक्शन और एक्सटेंशन व्यू। ये सर्वाइकल स्पाइन का एक एक्सरे है, और ये जो है ये फंक्शनल या हम जिसे स्ट्रेस रेडियोग्राफ कहते हैं वो माना जाता है। अब यहाँ पे जो टॉपिक है, जो फंक्शनल रेडियोग्राफ माना जाता है, एक्चुअली होता क्या है। तो फंक्शनल रेडियोग्राफ किसी भी व्यू को करते समय ये जानबूझ के एक एक्सरे करवाया जाता है, ताकि इसमें किसी भी टाइप की जो हमारी मोबिलिटी हो या स्टेबिलिटी हो या इसके साथ साथ कोई एबनॉर्मल जो मूवमेंट हो रही हो, उसे ईजिली तरीके से हम इसे कवर कर सके, इसे असेसमेंट कर सकते हैं। ये हमारा ट्रू लैटरल पोजीशन में करवाया जाता है, जो एग्जैक्ट एक नेक फॉरवर्ड यानी कि फ्लेक्शन कंडीशन में, दूसरे को एक्सटेंशन यानी कि हमारा पूरा का पूरा विस्तारित करवाया जाता है, जिसमें कि हमारे सामने C1 से लेके C7 तक का एरिया कवर हो सके। जो ये यूज करवाया जाता है, जस्ट लाइक एक अगर हम बात करें तो ये जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं या जो डॉक्टर होते हैं उनके स्पेशल रिकमेंडेड के बेस पर करवाया जाता है, जिसमें डिटेक्ट करा जाता है किसी भी जो लिगामेंट इनस्टेबिलिटी होती है, जो कि हमारी नेचुरल और साथ में जो स्टैटिक जो फिल्म होती है उसके ऊपर शो नहीं हो पाती। उसके लिए हम इस व्यू को कन्वर्ट करते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन व्यू को। तो ये हमारा इसका एक इंट्रो हो गया। अब बात करते हैं जो इसके इंडिकेशन होंगे, यानी कि कब कब इस व्यू को हम परफॉर्म कर सकते हैं। पहला पॉइंट, अगर इवेलुएट करना हो किसी भी क्रोनिक नेक पेन, बहुत दिनों से पेन हो रहा हो गर्दन में, या इसके साथ साथ कोई भी लिगामेंट इनस्टेबिलिटी हो रखी हो, उसका सस्पेक्ट हो, जब इस व्यू को परफॉर्म करते हैं। सस्पेक्टेड हो एटलस वाली यानी कि C1, एक्सियल यानी कि C2, उनमें किसी भी टाइप की इनस्टेबिलिटी का, जैसे कि हमारे सामने रिमोटोड आर्थराइटिस हो गई, या जो हमारे सामने जो डाउन सिंड्रोम हो गए वो है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है कि जो C1 यानी कि जो C1 वाला पार्ट है और जो हमारे सामने C2 वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है कि एक एबनॉर्मल मूवमेंट होने के संभावना बढ़ जाती है। तो हमारे सामने डाउन सिंड्रोम जो कंडीशन होती है उसके चेक करवाने के लिए इस व्यू को परफॉर्म करते हैं। फिर करते हैं ट्रोमामेटिक कंडीशन में पोस्ट यानी कि कोई भी सर्जरी होगा उसके बाद के लिए असेसमेंट करते हैं किसी भी टाइप की जो अकल्ट या जो हमारे सामने डिलेड जो इनस्टेबिलिटी होती है किसी भी सर्वाइकल स्पाइन इंजरी में, उस बेस को कवर करने के लिए प्री ऑपरेटिव असेसमेंट यानी कि किसी भी ऑपरेशन से पहले करवाते हैं। जैसे कि कोई अगर स्पोर्ट क्लियरेंस चाहिए जिसमें हमारा डाउन सिंड्रोम हो गया, या जो स्पोर्ट से पहले कोई भी अगर हमारा नॉर्मल कंडीशन हो रही है, जो पेन हो रहा हो, उसे चेक करने के लिए साथ में इसे हम करवाते हैं। पोस्ट सर्जिकल फॉलोअप के लिए ये कंफर्म करने के लिए कि हमारे सामने जो इसकी स्टेबिलिटी है, साथ में जो फ्यूजन है यानी कि अगर जो जॉइंट है ये अगर या तो अपने आप जुड़ रहा है, सर्जिकल अगर कोई हम कर रहे हैं उसके बाद अगर अटैच हो रही है तो उसमें क्या मूवमेंट है क्या नहीं है, उस कंडीशन के लिए। साथ में सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी के बाद और जो भी हमारे सामने जो सेगमेंट जो हमारे सामने इनस्टेबिलिटी होती है उसके बेस को हम करवाते हैं। सेगमेंट जो इनस्टेबिलिटी होती है उसका नॉर्मल में अगर बात करें, जो मूवमेंट होता है वो सामान्य कंडीशन में, नॉर्मल में बात करें, मूव करने लगता है। जैसे एक नॉर्मल कंडीशन होती है, अगर उससे ज़्यादा मूव करने लग जाए तो उस कंडीशन में भी इस व्यू को हम परफॉर्म करते हैं। फिर बात करें असेसमेंट करते हैं किसी भी जो सर्वाइकल स्पाइन रेंज के जो मोशन होते हैं उसे देखने के लिए। जनरल तौर पे जो भी हमारे सामने ऑर्थोपेडिक जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में इस व्यू को हम चेक करते हैं। तो ये हमारे सामने फर्स्ट इमेज, जैसे कि यहाँ पे जो देखेंगे नेक वाला एरिया है, ये हमारे सामने फ्लेक्शन का पार्ट है, और इसमें जो भी हमारे फ्लेक्शन में जैसे कि हमारे सामने C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 और साथ में जो थ्रोसिक 1 है, ये हमारा फ्लेक्शन वाला एरिया है। और दूसरी कंडीशन में एक्सटेंशन व्यू है, जिसके बेस पे हमारे सामने जो इसकी आफ्टर एक्सरे जो इमेज है ये हमारे सामने शो हो रही है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में इतना बेस नहीं है। अगर कोई प्रेगनेंसी केसेस हो या सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो रखी हो, उससे पहले हम एक नॉर्मल एक्सरे करवाते हैं, देन उसके बाद
फिर हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन व्यू को परफॉर्म करते हैं। तो हमारे सामने पेशेंट प्रिपरेशन की बात करें तो क्या क्या हो सकता है। एक, जो भी हमारा अगर कोई भी हम नेचुरल जो लेटरल सर्वाइकल स्पाइन करवाते हैं, हमारे लिए कंपलसरी होता है कि हमें करवाना ही करवाना है, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि जो भी हम केस करने जा रहे हैं कोई ऐसा तो नहीं है जो ग्रोस इनस्टेबिलिटी या फ्रैक्चर, जो एक्यूट फ्रैक्चर में क्या हो सकता है कि उसमें किसी भी टाइप की ज़्यादा इंजरी बढ़ने की संभावना हो। फिर उसके साथ साथ हम ये पूरे के पूरे जो प्रोसीजर है उसे क्लियरली तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और पेशेंट को ये समझाते हैं कि नॉर्मल में अगर जो व्यू करने जा रहे हैं तो व्यू के बेस पे उन्हें उतना ही करना है जैसे कि पेशेंट के कंट्रोल में है। उन्हें बोलना है कि आप फ्लेक्शन करिए, उन्हें बोलना है जब तक करना है जब तक कि अगर उन्हें जैसे ही लगे कि पेन महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग रहा है, उसी कंडीशन में उन्हें छोड़ देना है। एक्सटेंशन में भी सेम उसी कंडीशन में करना है कि जब तक उन्हें लगे कि हाँ एक नॉर्मल एक्सटेंशन व्यू कर रहा हूँ, और जहाँ पे जाके अगर पेन वहाँ पे होने लग रहा है तो वहाँ पे कंडीशन में छोड़ के उस व्यू को हमें परफॉर्म करना है। ये टेक्नोलॉजिस्ट या यानी जो रेडियोग्राफर होते हैं, इनमें कोई भी नेक और साथ में कोई भी ऐसा कि पुश नहीं करना, कि फोर्स नहीं करना, ये पूरा का पूरा जो इंटायर कंट्रोल होता है ये पेशेंट के ऊपर होता है कि वो जो फ्लेक्शन टाइप करेंगे या एक्सटेंशन करेंगे वो कितना होगा। बस हमें एक सजेशन देते हैं कि आप नॉर्मल में धीरे धीरे करके फ्लेक्शन व्यू लाइए या एक्सटेंशन व्यू लाइए। फिर हमें थर्ड मूव में देखना पड़ता है कि हमारे सामने जो रिमूव करवाने पड़ते हैं, जैसे कि नेकलेस हो गया, ईयरिंग्स हो गया, या जो भी रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वो नेक वाले रीजन से हमें ओवरऑल रिमूव करवाना पड़ता है। पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि जो भी आप करने जा रहे हैं, व्यू को परफॉर्म करने जा रहे हैं, चाहे एक्सटेंशन हो या हमारा फ्लेक्शन हो, उस समय स्टॉप इमिडिएटली हमें बंद कर देना है जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो या टिंगलिंग हो रही हो, यानी कि झंझनाहट टाइप की हो रही हो, या नमनेस हो रहा हो, या लगे कि आपको सुनपन हो रहा हो, या वीकनेस, या लगे कि आपको कमजोरी हो रही हो, तो उसी समय से स्टॉप कर देना है। फिर हमें इंश्योर करना है कि जो भी हम व्यू करने जा रहे हैं ये हमारा परफेक्टली तरीके से कंफर्म हो और क्लियर तरीके से शो हो सके। अब बात करते हैं इसमें कि जो हमारे सामने पेशेंट की पोजीशनिंग है, जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है जो फ्लेक्शन व्यू, दूसरा है हमारा एक्सटेंशन व्यू। क्या होगा फ्लेक्शन व्यू में, हमारे सामने जैसे कि फर्स्ट इमेज देखेंगे, नीचे वाली फर्स्ट इमेज देखेंगे, हमारा बेस है, दोनों व्यू ही सिमिलर है। जैसे कि पेशेंट को इरेक्ट पोजीशन में सबसे ज़्यादा जो रेफर करे जाते हैं सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में करे जाते हैं। इन केस अगर कोई ओल्ड पेशेंट हो या कोई एजेड हो तो वहाँ पे हम सुपाइन टेक्निक में भी इस व्यू को परफॉर्म कर सकते हैं, जो हमारा नॉर्मल में एक नॉर्मल कंडीशन से हल्का सा नेक को एक्सटेंशन करने के लिए और नेक को फ्लेक्शन करने के लिए बोलेंगे। ट्रू लेटरल पोजीशन होनी चाहिए और जो हमारा शोल्डर होनी चाहिए, ये जो शोल्डर का एरिया है इमेज रिसेप्टर के अगेंस्ट में होनी चाहिए। साथ में जो एमएसपी लाइन है ये पैरेलल होनी चाहिए इमेज रिसेप्टर के, यानी कि यहाँ पे देखेंगे जो हमारे सामने एमएसपी लाइन है ये पैरेलल है इमेज रिसेप्टर के। पेशेंट को हल्का सा समझाना है कि जो भी उनका चिन है वो हल्का सा नीचे की तरफ करेंगे, जिससे कि जो हमारा एरिया है वो पूरा का पूरा क्लियर हो सके, यानी कि शोल्डर के साइड में जो चिन वाला एरिया है इसे डाउनवर्ड करेंगे कि हमारे सामने जो भी यहाँ पे C1 से लेके C7 तक और जो हमारा T1 तक कोई भी एरिया है वो पूरा तरीके से हमारा क्लियर हो सके। शोल्डर को रिलैक्स करना है, डिप्रेस करना है एज मच एज जो पॉसिबल होगा कि हमारे सामने विजुलाइज हो सके, जैसे कि सर्वाइकल स्पाइन जो जंक्शन होता है सर्वाइकल और थ्रोसिक का C7 से लेके T1 तक वो हमारे सामने क्लियर हो सके। तो फ्लेक्शन व्यू में हमने ये सीखे कि सबसे पहले हमें पेशेंट को लाने हैं, हो सकता है स्टैंडिंग पोजीशन हो सकता है सिटिंग इरेक्ट पोजीशन हो सकता है सुपाइन पोजीशन में भी हो। पेशेंट को लाने के बाद हमें ये बोलना है कि वो नॉर्मल कंडीशन में खड़े हों इमेज रिसेप्टर के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे है जो नेक वाला एरिया है इसे फ्लेक्शन करना है, चिन को डाउनवर्ड करना है, शोल्डर को हल्का सा रिलैक्स रखना है, पुल डाउन करना है कि हमारे सामने C7 से लेके T1 तक का एरिया क्लियर हो सके और ये जो व्यू है हमारे सामने ये परफॉर्म हो सके। अब बात करते हैं एक्सटेंशन व्यू की। सिमिलर है इरेक्ट व्यू जैसे कि हमने करे, ट्रू लैटरल पोजीशन सेम रहेगी, हमारे कोई भी चेंज नहीं होगा। पेशेंट को हमें ये समझाना है कि टिल्ट करे और हेड को बैकवर्ड करे, जहाँ तक कि ये पूरा का पूरा वो हल्का सा एक्सटेंशन करना है, जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहीं तक हमें एक्सटेंशन करना है। हमें एक्सटेंडिंग पोजीशन में क्लियर तरीके से व्यू को परफॉर्म करना है। शोल्डर को अगेन जो हमारा रहेगा नॉर्मल में रिलैक्स रहेगा और डिप्रेस रहेगा, जैसे कि यहाँ पे शोल्डर देखेंगे हमारा ये हमारा रिलैक्स है और हल्का सा डिप्रेस पोजीशन है। बस हम यहाँ पे जो नेक वाला रीजन और हेड वाला रीजन है इसे हम एक्सटेंशन व्यू पे परफॉर्म कर रहे हैं। जब ये जो दोनों व्यू होते हैं, ये दोनों व्यू जो हम परफॉर्म कर सकते हैं स्टैंडिंग पोजीशन और सिटिंग पोजीशन में,
ये ओवरऑल जो मना करा जाता है कि हमें लाइंग जो डाउन पोजीशन में ये व्यू नहीं करवाया जाता है। और ये जो भी हमारा जो व्यू होगा जो परफॉर्म करेंगे ओवरऑल पेशेंट के ऊपर डिपेंड होगा। कोई भी हमें फोर्सफुली या हमें बोलें कि कोई भी फोर्सफुली या पुश करके या कोई भी ऐसा करके हमें व्यू को परफॉर्म नहीं करना कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंजरी होने की संभावना हो या पेशेंट को किसी भी तरह का पेन होने की संभावना हो। ये पूरा का पूरा व्यू पेशेंट के पोजीशन पे ही कंफर्ट फील करेगा। बस उन्हें समझाना है कि हल्का सा एक्सटेंशन व्यू करिए, एक्सटेंशन व्यू करिए, हल्का सा हमें हेल्प करनी है, ना कि हमें पूरा फोर्सफुली करना है। ये ट्रू पोजीशन है, हमें हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। और हम एक ट्रू जो हमारा लेटरल व्यू है, इन दोनों व्यू को करने से पहले एक जो लेटरल व्यू, जैसे कि हम जो प्लेन व्यू लेते हैं सर्वाइकल का, वो व्यू हमें करना है जिसमें कोई भी एक्सटेंशन पार्ट नहीं होगा और कोई भी फ्लेक्शन पार्ट नहीं होगा। ये दोनों के दोनों हमारे एक्यूरेट होते हैं किसी भी डायग्नोस्टिक को परफॉर्म करने के लिए और उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए। अगर हम इसके सेंटरिंग पॉइंट की बात करें तो सेंटरिंग पॉइंट में जो सेंट्रल रे होगी हॉरिजॉन्टल होगी परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर। सेंटरिंग पॉइंट में बात करें तो दोनों के लिए, चाहे वो हमारे सामने फ्लेक्शन व्यू हो चाहे हमारे सामने एक्सटेंशन व्यू हो, मिड लाइन ऑफ द नेक यानी कि जो नेक का रीजन है इसके मिड लाइन पे जाएगी। अगर हमारे सामने ये हमारे बोन है तो जो मिड वाला एरिया C4 वाला, यहाँ पे हमारी सेंटरिंग पॉइंट जाएगी एट द लेवल ऑफ C4। अप्रोक्सीमेटली जो रहेगा ये हमारा एट द लेवल ऑफ द जो थायराइड जो हमारे सामने कार्टिलेज होती है उसके बेस पे रखेंगे। अगर इसके लैंडमार्क की बात करें तो सेम सेंटरिंग लेवल रहेगा दोनों में जो हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक्सपोजर करने जा रहे हैं। और ये जो दोनों व्यू करवाए जाते हैं ये हमें कंपैरिजन के लिए करवाए जाते हैं कि हमारे सामने जब भी हम फ्लेक्शन को करवाएंगे तो एक्सटेंशन को, तो इन दोनों में ये देखेंगे कि किसी भी टाइप की जो डाउन सिंड्रोम है या सेगमेंट जो इनस्टेबिलिटी है या रिमोटॉइड आर्थराइटिस या किसी भी टाइप की जो लिगामेंट्स इंजरी होगी, ये दोनों व्यू में हम चेक करेंगे। एसआईडी अक्सर जो हम यूज करते हैं इसमें हमारा एसआईडी जो इंक्रीज होगा 150 से लेके 180 सेंटीमीटर तक, अप्रोक्स 60 से लेके 72 इंच तक। ये सर्वाइकल स्पाइन के जो मैग्निफिकेशन होता है उस व्यू में उसे ये रेड्यूस करता है। इसके साथ साथ जो हमारा ORD होगा इसे भी इंक्रीज करना है, जो कि हमारा जो जियोमेट्रिक जो अनशार्पनेस है वो इंक्रीज होगा। और इसके बेस पे हमें जो FRAD है वो भी हमें 150 सेंटीमीटर तक यूज करना है। इमेज रिसेप्टर की बात करें तो 24/30 सेंटीमीटर यानी कि 10/12 इंच की कैसेट होती है, ये हमारे लिए सफिशियंट होती है। और पोजीशन में हमें इंक्लूड करना है कि जो हमारा स्कल का बेस है यानी स्कल वाला जो बेस वाला एरिया हो गया स्ट्रक्चर का, साथ में डाउनवर्ड से जो हमारे सामने बोथ प्रोजेक्शन में जो T1 वाला एरिया यानी कि थोरसिक जो 1 वाला पार्ट हो गया, ये हमारे सामने क्लियर आना चाहिए। जैसे ये हमारा स्कल का बेस हो गया और हमारे सामने जो ये हमारा नॉर्मल में T1 वाला एरिया हो गया, ये हमारे सामने एक क्लियर व्यू आना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि हमारे सामने जो एक्सपोजर फैक्टर होगा वो क्या होगा। तो फैक्टर में और वैल्यू में हम बात करें, केवीपी हमारी नॉर्मल में 70 से लेके 90 केवीपी तक यूज होगी। इसमें हाई केवीपी टेक्निक भी यूज करना होता है और कभी कभी लो केवीपी टेक्निक भी यूज करना होता है। मिली एम्पेयर सेकेंड में बात करें तो 13 से लेके 26 मिली एम्पेयर सेकेंड तक इसका हम फोकस रखेंगे। इसमें हम एक 15% रूल को भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ग्रिड की बात करें तो हमेशा जो यदि एसआईडी टेक्निक का यूज कर रहे हैं तो इसमें ग्रिड और साथ में एसआईडी इंक्रीज के साथ साथ जो एयर गैप टेक्निक और साथ में ग्रिड का हम अक्सर यूज करवाते हैं। फोकल स्पॉट की बात करें तो स्मॉल रखेंगे जिससे कि हमारा जो बोनी डिटेल है यानी कि चारों ओर जो बोनी का बोन वाला स्ट्रक्चर है ये हमारे सामने क्लियर हो सके। ब्रीथिंग टाइम में सस्पेंडेड ऑन एक्सप्रेशन का रखेंगे। एसआईडी में हमारे सामने 150 से लेके 180 सेंटीमीटर तक इसका यूज होगा। फिर हम बात करते हैं इसमें इमेज जो हमारे सामने विशेषता इंक्लूड करेंगे यानी कि फाइनल जब रिपोर्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे। पहला जैसे व्यू देख रहे हैं फ्लेक्शन, दूसरा व्यू देख रहे हैं एक्सटेंशन। इसमें बोथ व्यू हमारे सामने एक ट्रू लेटरल प्रोजेक्शन में होने चाहिए। मैंडिबल का जो रेमी वाला एरिया है ये सुप्रीम पोजीशन होना ही चाहिए। साथ में इसके साथ साथ जो भी हमारा वर्टिब्रल बॉडी है वो भी इंक्लूड होना चाहिए, ना कि ज़्यादा रोटेटेड होना चाहिए। C1 से लेके T1 तक का एरिया हमें इंक्लूड करना होता है जो हम फ्लेक्शन व्यू करने जा रहे हैं, और साथ में जो भी एक्सटेंशन व्यू करने जा रहे हैं उसके बेस पे ये सब हमें करना होता है। इसके साथ साथ इंटायर जो सर्वाइकल स्पाइन है, इसके साथ जो भी स्पाइनस जो प्रोसेस है, प्रोसेस वाला एरिया हमें कवर करना पड़ेगा। साथ में जो भी हमारा C1 वाला एरिया है, C2 वाला एरिया है जिससे कि एटलस और साथ में जो एक्सिस बोन है ये हमें क्लियर करनी पड़ेगी। साथ में अगर हम इसके बात करें तो हमें
एक पर्याप्त मतलब कि एक्सपोजर देना पड़ता है और साथ में डिग्री जो भी मोशन जो डेमोस्ट्रेट होता है उसे देखने के लिए जो भी एंगल देंगे, यानी कि फ्लेक्शन व्यू को एक्सटेंशन व्यू को एक सफिशिएंट देंगे, जिससे कि हमारे सामने फ्लेक्शन व्यू को करते समय जो भी एंगुलेशन है वो विजुअल हो सके, और एक्सटेंशन व्यू को करते समय जो भी हमारे सामने बैकवर्ड जो एंगुलेशन है वो हमारे सामने क्लियर हो सके। तो फ्लेक्शन व्यू के बैक पे जो भी हमारा फॉरवर्ड एंगुलेशन है वो फ्लेक्शन व्यू में, और एक्सटेंशन व्यू पे जो भी हमारा बैकवर्ड जो एंगुलेशन है वो हमारे सामने क्लियर हो सके। फिर बात करें, शोल्डर को डिप्रेस रखेंगे, इसलिए रखते हैं कि हमारे सामने जो विजुलाइज हो सके सर्वाइकोथ्रोसिक जो जंक्शन होते हैं C7 से लेकर T1 के बीच में जो जंक्शन वाला एरिया होता है वो क्लियर हो सके। फिर हमारे सामने जो बोन डिटेल है वो हमें बिना किसी मोशन ब्लर के साथ एक्टिव पेशेंट मूवमेंट के साथ ये हमारे सामने क्लियर हो सके। तो हमारे सामने कुछ इमेज करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हमें व्यू के करते समय इंक्लूड करने होते हैं फाइनल इमेज के। अब बात करते हैं इसमें जो फ्रैक्चर शो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो फ्रैक्चर में जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात करें तो हमारे सामने जैसे कि हमारे ये C1 पे फ्रैक्चर हो सकता है, C2 पे फ्रैक्चर हो सकता है। फिर भी जैसे कि यहाँ पे हम समझ लेते हैं थोड़ा कि ये जो व्यू है डिजाइनिंग करते समय किसी भी तरह की जो डायनेमिक इनस्टेबिलिटी होती है वो क्लियर हमारे सामने शो हो जाती है, जो कि अक्सर मिस हो जाती है जो नेचुरल यानी कि एपी और लैटरल व्यू करते हैं उसमें वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन व्यू में क्लियर हो जाती है। एटलांटो इनस्टेबिलिटी यानी कि एटलस और साथ में जो एक्सिल C1 और C2 के इनस्टेबिलिटी हमारे सामने क्लियर हो जाती है, जो कि हमारे सामने वाइडनेड हो जाता है। एडीआई में जो ट्रांसफर जो लिगामेंट इनसफिशियंसी होती है वो हमारे सामने क्लियर होती है। रिमोटोड आर्थराइटिस, डाउन सिंड्रोम, ये सारे के सारे हमारे असिस्मेंट हो जाते हैं रियली तौर पे। थर्ड व्यू की बात करें तो हमारे सामने पोस्ट ट्रोमेटिक जो लिगामेंट इंजरी होती है वो हमारे सामने क्लियर हो जाती है। इस व्यू को परफॉर्म करते समय हमारे सामने क्लियर तरीके से शो हो जाता है। पोस्ट सर्जिकल असिस्मेंट इस व्यू में हमारा क्लियर हो जाता है, जिसमें कि हमारा जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन व्यू है कंफर्म करता है किसी भी टाइप की जो फ्यूजन होगा एक साथ में जो भी हमारे सामने बोनी का डिटेल होगा, इसके साथ साथ जो भी सेगमेंट होगा ये हमारे सामने क्लियर तरीके से शो करते हैं। ये हमारे व्यू में फ्रैक्चर कभी कभी देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें इम्पोर्टेंस की कि इम्पोर्टेंस क्या क्या होगी इस इमेज में। तो इम्पोर्टेंस में ये जो व्यू होता है रेडियोग्राफिक टेक्निक का सबसे बेस्ट व्यू माना जाता है, जो किसी भी डायनेमिक जो सेगमेंटल जो इनस्टेबिलिटी होती है सर्वाइकल स्पाइन की उसे शो करता है। इंसेंशियल माना जाता है किसी भी क्रोनिक लिगामेंट इंजरी के अंदर जो रोमेटाइड आर्थराइटिस में हो रखी हो। डाउन सिंड्रोम को सबसे बेस्ट तरीके से विजुअल करता है किसी भी टाइप की जो हमारे सामने जो कंडीशन होती है एक बेस पे कि हमारे सामने जो प्री डिस्पोजिंग यानी कि कोई भी कंडीशन ऐसी है जब कोई बीमारी या कंडीशन की होने की बढ़ने की संभावना हो जाए उस कंडीशन में सबसे बेस्ट माना जाता है। या कोई भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट इंजरी में इनरोल होने से पहले हम इस व्यू को परफॉर्म करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। कंफर्म करता है स्टेबिलिटी को किसी भी ट्रॉमा कंडीशन में, साथ में लिगामेंट जो इंजरी होती है लिगामेंट इंजरी जो हमारे सामने नेचुरल जो स्टैटिक जो फिल्म पे शो नहीं होती इस व्यू में हमारा परफॉर्म करता है। असिस्मेंट करता है किसी भी टाइप के जो फ्यूजन स्टेट्स होते हैं स्टेटस उसे, साथ में सेगमेंट जो मोबिलिटी होती है आफ्टर जो सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी के बाद गाइडेंस करता है डिसीजन लेने में। साथ में अगर कोई भी सर्वाइकल कॉलर कंटिन्यूस के लिए हमें कोई भी मतलब एक डिटेल चाहिए तो इसके लिए फर्दर इमेजिंग के लिए हम एमआरआई को सबसे ज़्यादा रेफर करते हैं, जो कि हमारे सामने जो लिगामेंट हो गया या जो कोड असिसमेंट हो गया सर्जिकल स्टेबलाइजेशन के बाद ये हमारे सामने सारा का सारा शो करते हैं। तो हमारे सामने एक व्यू था जिसमें हमने बात करें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन व्यू के ऊपर। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।